नमस्ते। एड प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर आपके साथ। आज जो सीटेट दिसंबर 2021 का रिज़ल्ट आया है, जिनमें जो भी उत्तीर्ण किए हैं उन सभी को एक बार कंग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुए हैं वो अपनी कोशिश जारी रखिए और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप सफल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं विसर्ग संधि। साथियों, हम इससे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि कर चुके हैं और संधि के परिभाषा और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमने पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। उनके वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। साथियों, आप ध्यान से देखिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है और नोट करते जाइएगा। साथ में मैं इसमें जो भी ट्रिक बता रहा हूँ वो ज़रूर नोट कर लीजिए, ताकि आपको वो बहुत आसानी से समझ में आ सके और वो आपके एग्ज़ाम्स में लाभ उठा सके। साथियों, अब हम देखेंगे संधि। संधि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे। आप कमेंट में बताइए संधि क्या होता है। संधि हम पिछले क्लासेस में भी इसे विस्तार से पढ़ चुके हैं। आप संधि के बारे में भी जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। संधि मतलब किन्हीं दो सार्थक शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। देखिए, पहला शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरा शब्द का पहला वर्ण, इससे जो विकार उत्पन्न होकर एक नया शब्द बनकर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं विसर्ग संधि क्या होता है और उसके परिभाषा, साथ में उसमें जो भी नियम है उसे हम विस्तार से देखेंगे। और आप आराम से कॉपी कलम लेकर बैठिए। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ लिखते जाइएगा। देखिए, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तब विसर्ग में जो विकार उत्पन्न हो यानी परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। देखते हैं उसके उदाहरण। देखिए, निस्संदेह, तपोवन, नमस्ते, निर्जीव, अंतर्धान और भी आएंगे तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। चलिए हम कुछ नियम देखेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत जो भी आते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में सोचकर मैं कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान से समझकर अपने कॉपी में लिखिएगा। इसको ना आप रट्टू तोते की तरह मत पढ़ो, आप चीज़ों को समझो। वो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है। देखते हैं हम पहला नियम। देखिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक है। देखिए, जब विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी कि देखिए
अगर आप का वर्ग देखेंगे, का वर्ग में इसमें क्या क्या आएगा? क, ख, ग, ख, इंग। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए ग, घ, अंग, ये क्या है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी तरह चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। और बाद साथ ही या, नीचे हलंत लगा लीजिए, या, रा, ला, वा और हा। मुझे कमेंट में बताइए या, रा, ला, वा कौन से व्यंजन है। ठीक है। तो हा भी बताइए, हा का भी कौन सा व्यंजन होता है, कमेंट में बताइए। चलिए अब देखिए, तब विसर्ग ओ में बदल जाता है। कैसे? चलिए इसका हम उदाहरण से समझेंगे। तपोवन पहला उदाहरण है, तपोवन। अगर हम इसे विच्छेद करेंगे, जैसे कि तप प्लस वन, देखिए ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? वो में। ठीक है। और यहाँ पर जो बचा है जों का चुम वैसे ही आएगा, वन। और यहाँ पे त, प नीचे हलंत। तो अगर हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनकर आएगा? तपो वन, है ना? ये सही है। तो आपको लगता होगा कि सर ये तो गुण संधि होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वो आया है। तो आप इसे समझिएगा। तो मैं आखिर में, इस वीडियो के आखिर में जो ट्रिक बताऊंगा ना, तब आपको ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान से बस समझिए और जो भी समझ में आया है उसे आप कॉपी में लिखते जाइएगा। देखिए, और दूसरा देखेंगे अभी। देखिए मनोरथ, इसका आएगा मन प्लस रथ। अधोगति, अध प्लस गति। ये देखिए पयोधन, पय प्लस धन। और पांचवा देखिए तपोभूमि, तप प्लस भूमि। इसे हम मिलाकर लिखेंगे तो तब हमें तपोभूमि आएगा। ठीक है। आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए इस नियम का एक अपवाद भी है, जैसे कि अंत और पुनः में विसर्ग रा में बदल जाता है। रा के नीचे हलंत लगा लीजिए। यहाँ पर मैं हलंत लगाना भूल गया है। जहाँ भी आपको व्यंजन दिखेगा उसके नीचे आप हलंत लगाते जाइएगा। ठीक है। चलिए हम इसको देखेंगे ये कैसा होगा। अंत और पुनः में विसर्ग आया तो रा में कैसे बदलता है। चलिए देखते हैं उसका उदाहरण। देखिए पुनर्जन्म, यहाँ पर पुनर्जन्म। देखिए अगर हम इसका विच्छेद करेंगे, पुनः प्लस जन्म। ठीक है। तो यहाँ पे ये हा हो जाएगा रा, इस तरह। तो अगर हम जों का चुम उतार देंगे, जन्म, और यहाँ पर पुनः, तो इसको देखेंगे पु न, ये आधा रात जाके और जाएगा पुनर्जन्म। ठीक है। देखिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी तरह।
पुनर्विचार। पुनर्विचार का कैसे विचार करेंगे आप कमेंट में लिखिएगा पुनर्विचार, तो आप भी अपने कॉपी में विच्छेद करके देखिएगा ये किस तरह आएगा। पुनः प्लस विचार, ठीक है। अब तीसरा देखिए अंतर्धान। देखिए इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अंतः प्लस धान। जब हम इसे संधि करेंगे तो वो क्या जाएगा, रा बनकर वो धा के ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर अंतर्धान होगा, ठीक है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो अंतर्धान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह जो मैं इसमें जो भी कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आप उसे अच्छे से नोट करके देख लीजिएगा, आपके आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए दूसरा नियम देखिए विसर्ग का रा में परिवर्तन। देखिए रा के नीचे हलंत लगाया हूँ मैं, आप भी लगाइए। देखिए इसका देखेंगे ये क्या हमें बताने जा रहा है। जब विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है, और बाद में आ उ सा अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अभी मैं आपको पहले नियम में समझाया था ना, तीसरा चौथा वर्ण अगर हम देखेंगे का में तो क्या आएगा, ग घ अंगा, ठीक है। ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है। अभी देखिए या रा ला वा हो। देखिए या रा ला वा है, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। मैं आपको बताया था कमेंट में बताने के लिए। और हा का होगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, तब विसर्ग रा में बदल जाता है। देखिए आ अलावे कोई भी स्वर हो, बाद में कोई भी यानी कि आ उ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण बाद में या रा ला वा हो तब विसर्ग रा में बदल जाता है। चलिए ये कैसा होगा तो हम अभी एक उदाहरण देखेंगे इसका, तो तभी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा निर्धारण है ना, तो हम इसका करके देखेंगे। निर्धारण, देखिए निह प्लस धारण, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई है विसर्ग के पहले, तो बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण, ता वर्ग का चौथा वर्ण ध है। तो इसीलिए इसमें देखिए विसर्ग रा में बदल जाता है और धारण यहाँ का जो है नी इसी तरह जोड़ेंगे। तो हम नीचे देखेंगे अभी निर्धारण, क्योंकि यहाँ पर रा हलंत में है तो वो आधा रा होकर दा के ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर विसर्ग के जगह रा आ गया है और क्या बना हुआ है, निर्धारण, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सभी अपने एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझिएगा और आपका जो भी डाउट्स आएंगे वो कमेंट में करते रहिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए निराश, नेह प्लस आश, निराश,
ऐसे भी लिखेंगे निराशा। अब इसे सही कर लीजिए, इसे निराशा, नेह प्लस आशा, है ना। देखिए विसर्ग के बाद यहाँ पर आद है तो ये भी विसर्ग संधि का दूसरा नियम में आ जाता है। अभी देखिए तीसरा, निर्जीव, नेह प्लस जीव। देखिए यहाँ पर जा है वो तीसरा है ना, च छ जा, चा वर्ग का तीसरा है, तो यहाँ पर निर्जीव इसके अंतर्गत आएगा। देखिए आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ये सही करते हैं देखूंगा मैं। बताइए आप बहिर्मुख का विच्छेद करके बताइए, ठीक है। और पांचवा है आशीर्वाद। देखिए ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ना यहीं पर ही गलत करते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण में इसको बहुत बार पूछा भी जाता है और पिछले एग्जाम्स में भी मैं भी देखा हूँ, इसको बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ बता रहा हूँ। आप अच्छे से लिख लीजिए। देखिए बहिर्मुख का होगा बहिर प्लस मुख। देखिए बहिर प्लस मुख। देखिए यहाँ पर पांचवा है तो यहाँ पर क्या है, आ के अलावा ई की ई है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा। देखिए हम इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर हा जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, रा में, ठीक है। और प्लस मुख लिखेंगे और यहाँ पर जो भी बचा है बा ही, ठीक है। देखिए अभी हम इसका देखेंगे। बहिर मुख ये सही है। वर्तनी शुद्धिकरण में भी आपको ये बहुत बार भी पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से समझिएगा और सीखिए ताकि आपको भविष्य में कभी भी गलत ना हो इस तरीके के शब्दों से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आशीर्वाद। देखिए इसका भी देखिए, अगर हम इसका देखेंगे आशीर्वाद का, देखिए आ शी प्लस वाद। देखिए यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन वा आया है, यहाँ पे ई आया है, तो इसीलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा, ठीक है। तो यहाँ जो का त्यों उतार देंगे, जैसा का वैसा उतार देंगे वाद, तो यहाँ पे क्या है आ शी, ठीक है, प्लस। तो अभी हम देखेंगे नीचे इसका आशीर्वाद। देखिए मैं बहुत जगह पे बहुत विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, ये जो ऊपर इधर दिया है रा, इधर ना लिख के इधर लिखते हैं, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए। आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो आप अभी से लिखेंगे आशीर्वाद। देखिए मैं भी आपको समझाते समझाते मैं भी गलत लिख रहा हूँ, आप छोड़िए, खैर। देखिए सही है आशीर्वाद, ये वर्तनी शुद्धिकरण के तरह से भी सही है, ठीक है। चलिए आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरा नियम। देखिए विसर्ग का श और सा, देखिए ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है और ये दंत्य सा है। देखिए विसर्ग यहाँ पर श स स में परिवर्तन है। देखिए अब हम देखेंगे
इसमें पहला नियम क्या कहता है और हमें क्या समझाना चाहता है। ठीक है, चलिए। जब विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, ठीक है, बाद में च, छ या तालव्य श हो, तब विसर्ग श में परिवर्तन हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई भी स्वर हो, यानी स्वर प्लस च अथवा छ अथवा शा, तो इसका क्या निकल कर आएगा, ये तालव्य श आएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए दुशासन है ना, इसको करके देखेंगे। दुह प्लस शासन, देखिए विसर्ग के बाद यहाँ पर आ आया है और विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, यहाँ पर क्या है, वो है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में, अद श में। तो ये ऐसे बनकर आएगा दुशासन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दुश्चरित्र, दुह प्लस चरित्र, दुर्जन, दुह प्लस जन। निश्चिंत, देखिए यहाँ पर नेह प्लस चिंत, तो उसे हम विच्छेद करके लिखेंगे निश्चिंत को, क्या आएगा, नेह प्लस चिंत। तो अभी पांचवा देखिए निश्चल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये होना चाहिए यहाँ पर, देखिए निश्चल। देखिए अगर हम यहाँ तक तो देख रहे हैं तो ये भी समझिए। ठीक है, नेह प्लस चल, देखिए यहाँ पर छ आया है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। ठीक है, और हम इसको पूरा करके लिखेंगे तो ये क्या बनकर आएगा, निश्चल। चलिए अब हम आगे देखते हैं तीसरा नियम में दूसरा। देखिए ये क्या कहता है, विसर्ग का श में परिवर्तन। ठीक है, देखिए जब विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो, तब विसर्ग षटकोण वाला श या मूर्धन्य श में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि ई, उ हो, यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे, बाद में जो भी हो, क, ख, ट, ठ, प और फ, तब विसर्ग किस में बदल जाएगा, षटकोण वाला श में अथवा मूर्धन्य श। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। निष्कपट, देखिए नेह प्लस कपट, देख यहाँ पर ये विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाएगा, यहाँ ज्यों का त्यों नीचे आएगा और यहाँ जो नी है इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा निष्कपट। इसी तरह अब
और भी एग्जाम्पल्स कमेंट में दे सकते हैं। देखिए निष्कलंक, निष्कलंक भी इसी तरह आएगा। और अभी देखिए धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार, ठीक है। और तीसरा देखिए निष्फल, निह प्लस फल, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तीसरा नियम, तीसरा नियम में तीसरा, ठीक है। जब विसर्ग के बाद ता था सा हो तब विसर्ग सा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सा में। चलिए यह कैसे? मान लीजिए यह विसर्ग है, प्लस जब ता हो या ता हो या सा, तो आखिर में सा में ही हो जाएगा विसर्ग, ठीक है। चलिए हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए मैं जब भी आपके सामने आता हूँ पहले ये कहता हूँ कि नमस्ते, है ना। देखिए इसका देखेंगे, नमः प्लस ते, सॉरी ये गलत है, नमः प्लस ते, ठीक है। जब यहाँ पर विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? सा में। और यहाँ पर जो है वो ते यानी कि संस्कृत में उनको, ठीक है। और यहाँ पे नम, ठीक है। अभी इसका हम पूरा मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनकर आएगा? नमस्ते, है ना। चलिए इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। निस्संदेह, निह प्लस संदेह, मनस्ताप, मनः प्लस ताप, निस्तेज, निह प्लस तेज। और पांचवा है दुस्साहस, दुह प्लस साहस। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा, आप नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। देखिए ये पहला और तीसरा और पांचवा, आप इस व्यंजन का जो वर्ग है क से प वर्ग तक आप उन्हें अच्छे से याद करेंगे तो आप यहाँ ट्रिक लगाकर कुछ जुगाड़ करके इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा तरह से मैं आपको यह बता रहा हूँ, आप चाहे तो आप खुद का भी निकाल सकते हो। चलिए देखिए का वर्ग में जब जो भी देखने को मिलेगा विसर्ग के पहले यानी कि क ख सिर्फ, वहाँ पर आपको मूर्धन्य ष या षटकोण वाला आएगा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर श, ये षटकोण वाला श, और ये स, जो ता वर्ग है उसमें सा आएगा और जो छ वर्ग है उसमें तालव्य श आएगा, ठीक है। अब इस तरह से आप कॉपी में एक तरफ इसे लिखिए और इसे आप आसानी से इस विसर्ग संधि को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा नियम, विसर्ग का लोप। देखिए इस नियम कहता है हमें जो विसर्ग है आएगा वहाँ पर लोप हो जाता है। चलिए कैसे की, ठीक है। जब विसर्ग के बाद रा वर्ण हो, हलंत लगा लीजिए, तब विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पहला स्वर
दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है, देखिए विसर्ग प्लस रा आया है तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोप हो जाकर इसके पहले जो भी स्वर हो, मान लीजिए आ हो तो इसका क्या हो जाएगा, बाद में ये क्या हो जाएगा, आ में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। नीरस, देखिए यहाँ पर आपको नीरस दिखाई दे रहा है तो हम इसका लिखेंगे निह प्लस रस। ठीक है, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस रस। ठीक है, और जो इसके पहले यानी कि विसर्ग के पहले जो भी स्वर हो, यानी यहाँ पर आप नी है तो ये दीर्घ में बदल जाएगा, नी। यहाँ पर विसर्ग लोप हो गया है तो रस, कुल मिलाकर नीरस। ठीक है, ऐसे ही दूसरा नीरव, नेह प्लस रव। तीसरा देखिए नीरोग, नेह प्लस रोग। ये संस्कृत शब्द है, ये शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कई सारे एग्जाम्स में ये शब्द को देखने को मिलेगा। इसे हम तद्भव शब्दों में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक है, चलिए आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा, आप भी अपने कॉपी में लिख रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 5वां नियम। देखिए देखिए नमः और पुरा में विसर्ग का मेल का या पा से हो तब विसर्ग सा में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर बादल टाइप हुआ है, आप वर्तनी शुद्धिकरण पे भी ध्यान दीजिए और जो भी आपको लग रहा होगा आप अपने तरीके से भी सही करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बदल। ठीक है, बदल जाता है। जैसे कि इसका हम उदाहरण देखेंगे, नमस्कार, इसका हम लिखेंगे नमः प्लस कार। ठीक है, ये विसर्ग के जगह सा आएगा और जो कार जैसे कि वैसे आएगा यह नम। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे नमस्कार। ठीक है, चलिए और दूसरा है पुरस्कार। देखिए यहाँ भी बहुत विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, पुरस्कार लिखते हैं। ठीक है, पुरस्कार नहीं, वर्तनी शुद्धिकरण को ध्यान देना है। तो मानक हिंदी में हम इसे पुरस्कार, ये सही है। इसका हम लिखेंगे पुरा प्लस कार। ठीक है, पुरा प्लस कार। जब ये का में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुरस्कार। ठीक है, चलिए आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बोल रहे होंगे कि सर और भी नियम है तो और भी आप बताना है। तो
मैं यहाँ पर है ना जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझकर ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसका ज़रूरत है मैं उन सभी नियमों को लेकर यहाँ बताने का कोशिश किया हूँ और आपको लगभग यही से ही आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। और भी है, जैसे कि अब मैं आपको एक वर्ड दिया प्रातः काल या प्रातः स्मरण, तो वहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए उसको इतना ध्यान देने की बात नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हमें ज़रूरत है तो उसको हम लेकर आगे चलना है। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको ये समझाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर ये जो है तपोवन तपोबल इस तरह के जो एग्जाम्पल्स दिए हैं पहले नियम में, तो देखिए तपो बल और दूसरा देखेंगे अरुण नोदय। देखिए आपको हम लिखेंगे अभी, ठीक है, तपोबल का तप प्लस बल ये होगा तपोबल, और एक है अरुण प्लस उदय, तो ये होगा अरुणोदय। ठीक है, देखिए आप ना एक शब्द को जब हम विच्छेद करते समय आपको ये दिखना चाहिए कि उन दोनों शब्द सार्थक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर तप बल ये दोनों सार्थक है अपने अपने शब्द में, और यहाँ पर भी देखिए अरुण प्लस उदय है ना, अरुण का एक अर्थ है और उदय का भी एक अर्थ है। चलिए आपके तरह से ही हम इसको भी विसर्ग संधि के अंतर्गत लाएंगे, अरुणोदय को भी। देखिए अरुणः प्लस दय। आप मुझे बताइए इसमें ये दय का मतलब क्या होगा? क्या ये इसमें अपने आप में एक सार्थक शब्द है? नहीं ना, तो इसलिए ये विसर्ग संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अब ये स्वर संधि यानी कि गुण संधि में आएगा। ठीक है, चलिए आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, और अपने कॉपी में इसे एक तरफ लिख लीजिए और अभ्यास भी करते रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उस सीख को हम अपने जीवन में अपना कर हम एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से भी ये पूरा विसर्ग संधि समझ में आ गया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आपको जो भी कमेंट है, जो भी आपका सजेशन है, आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। और आपको इस चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर वहाँ पर आपको ऑल सेलेक्ट कर लीजिए,
ताकि जो आगे आने वाले क्लासेस आपको नोटिफिकेशंस के रूप में पहुंच जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।